Hi everyone. A very good evening to you all. How are you all? How are you all? Are you all good? Okay. अनिकेत अब कल नहीं आए थे ना? लगा लिया था? Okay. सब आ गए हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है? कब आएगी? ठीक है. ओके, विल स्टार्ट बाय द टाइम. हम एक बार रिवाइज करते हैं हमने कल क्या किया था. ठीक है. हमने कल सेक्शन नंबर 9 स्टार्ट करा था. ठीक है. हमने सबसे पहले 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो आपने मुझे कल तक देने हैं. ठीक है. हाँ, कोशिश कीजिए मुझे कल तक दे दीजिए. प्लीज ट्राई टू सबमिट दोज आंसर्स बाय टुमारो. सेल्फ एनालिसिस के लिए और कोई टेस्ट टूस्ट नहीं है वो. ठीक है. आप देख के लिखें, आंसर फ्रेम करें जैसे मर्जी करें. 10-10 नंबर के 2 हैं. 10-10 नंबर के यहाँ पे सब लगा लो. 1.5 पेज नहीं हो पाएगा. हमें पता नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करें उसे. 7 नंबर में कर दो अटेम्प्ट. 7 नंबर से शुरू कर ले. 7 नंबर में 1 पेज. कैसे नहीं हो सकता रजी? क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ. सिर्फ एक सिंगल साइड. सिंगल साइड दैट्स इट. हाँ वो सिर्फ सिंगल साइड दैट्स इट. एक लीफ का एक साइड. ठीक है. ठीक है. हाय मंजोत. ओके. विच क्वेश्चंस? प्राची कल 2 क्वेश्चन दिए थे. रिकॉर्डिंग में होगा. आपने कल वाली क्लास नहीं लगाई रजे? मैंने रिकॉर्डिंग हुई थी ना इस चीज की. रिकॉर्डिंग हुई है रजे. एनीवे अगर नहीं आपके पास आए तो क्वेश्चंस भिजवा दूंगी मैं. 2 पिक्चर भिजवा दूंगी याद से. ठीक है. थी कल. आई एम श्योर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके ही बताए थे. एक्चुअली पढ़ाने से पहले ही बताए थे. तो हो सकता है बच्चों ने क्वेश्चन स्किप 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 कर दिया हो. ये हो सकता है. ठीक है. ओके. एनीवे सबसे पहले हमने कल स्टार्ट करा सेक्शन नंबर 9. सेक्शन नंबर 9 हमने प्राइस के बारे में जानने की कोशिश करी. ठीक है. तो सेक्शन नंबर 9 में हमने क्या देखा था? किसी को याद है? क्या क्या तरीके थे? पहला तरीका कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा तरीका अदर मैनर. थर्ड कोर्स ऑफ डीलिंग. 3 तरीके पढ़ लिए थे 9 में. ठीक है. और क्या था 9 में? अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है. 10 में क्या था? वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी अगर नहीं करती या कर पाती तो रीजनेबल प्राइस. अगर किसी पार्टी की गलती होती है तो डैमेजेस लेगी. अच्छा, वॉइड भी हो जाता था क्या 10 में कॉन्ट्रैक्ट? कब हो जाता था? जब पैसे डिसाइड ही नहीं हो पाए. लेकिन अगर जो पार्ट चला गया, डिलीवरी हो गया, उसका क्या बनता था? उसका रीजनेबल प्राइस दिया जाता था. जो प्राइस पहले पैसे जो चीज जा चुकी है. इसमें वर्ड यूज था अग्रीमेंट टू सेल. है ना? उस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना. उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर. वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 11. 11 से हमारा एक नया टॉपिक कंडीशंस एंड वारंटी स्टार्ट हो रहा था. सेक्शन नंबर 11 में हमने क्या देखा? किस चीज का टाइम? टाइम. एग्जैक्टली. टाइम ऑफ पेमेंट हम एसेंस नहीं मानते जब तक कॉन्ट्रैक्ट में ना कहा गया हो. लेकिन क्या बाकी टाइम एसेंस हैंगे? नहीं. इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. ठीक है. टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर एग्जांपल, जिसमें हमने कल लहंगे वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें टाइम ऑफ डिलीवरी जो था लहंगे की, वो तो एसेंस बन गया था कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है. तो इन्होंने बोला था कि इट इज गोइंग टू डिपेंड एंटायरली ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. इफ द टाइम एक्सेप्ट द टाइम ऑफ पेमेंट, क्या वो एसेंस है कि नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस. डन. देन वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 12. ठीक है. सेक्शन नंबर 12 में हमने सबसे पहले देखा एक जो स्टिपुलेशन होती है, एक टर्म जो होती है बेसिकली, यहाँ वो कंडीशन हो सकती है, वारंटी हो सकती है. डिफाइंड का है कंडीशन 12(2) में. वारंटी का डिफाइंड है 12(3) में. 12(2) में क्या डिफाइंड है? ठीक है. और 12(3) में क्या बताया गया है निखिल? वारंटी क्या थी? सीएससी समझा दो. आपको ये आता है?
आपको आता है? कंडीशन क्या थी, ये याद है? मेरी बात सुनो, दो चीजें करी थी कल, कंडीशन वारंटी। कंडीशन इन्होंने क्या बोला, एक ऐसी चीज जो मेन अटैक कर रही है, या मेन ऐसी चीज जिससे पंगा नहीं लिया जाना चाहिए, तो वारंटी क्या थी? देखो, आप पता है क्या है, आपको आता है? नहीं आता है? अमन आप बताते हैं, वारंटी हुंदी किसी की, हुंदी की है वारंटी। अमन जी, you're going to tell this to me. I'm relying on you. पंजाबी च दस दो, हिंदी च दस दो, इंग्लिश जिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। बस ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। मैं लैंग्वेज मंगदी नहीं पी, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਕ ਕਾਤੋਂ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ? मैं मंगदी नहीं पी। I'm not wanting you to read the barracks and tell this to me. I'm wanting कि ਤੁਸੀਂ सरल भाषा च ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ, कि what is exactly a warranty? I want to know that from you. इतना बता दो, समझ आया था? आया था पक्का? निखिल समझ आया था कल? बता दो सबको प्लीज। निखिल समझ आती है पंजाबी? हिंदी में बोलो। वो बात तो मुझे एग्जैक्टली उन्होंने भी बोली यार बाबा, वारंटी होती क्या है? एग्जाम्पल सही दे रहे हो, एग्जाम्पल सही मिल रही है मुझे। नहीं, टर्म ही होती है, हाँ जी ठीक है। अच्छा ठीक है, संदीप। जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन तस्वीर के लिए कोलेटरल होती है, जैसे लहंगे और बैग कर गया, तो लहंगा आ गया, बैग नहीं आया तो काम चल सकता है, वो गारंटी है। अच्छा मंजोत। मैम समथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ओके अनिकेत। वारंटी है कि हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो कोई धंधा नहीं है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऑप्शन हो सकता है उसी का डैमेजेस मिल जाते हैं। कंडीशन है कि मैंडेटरी चीज होगी, जो वारंटी है उसको फुलफिल करना इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एज अ टर्म है, वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आपको डैमेज देना पड़ेगा। सबसे सरल तरीके से इन्होंने बता दिया है, अब भूलेगा किसी को? सुना है सबने? आप लोगों को पता है, पता नहीं कहां बोल नहीं पा रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे इजी चीज है ये, तो सबको समझ आई थी ना यार कल? आई होप आई थी, है ना? बस तुसी अद्धी अद्धी गल सारे कह रहे हो, है ना? पॉइंट तो कोई आ नहीं सी रहा। यू आर एग्जैक्टली किसी लेमैन को कितना समझाओगे? ठीक है, ऑल ऑफ यू डन? कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? घबराना नहीं है, कुछ नहीं हो गया। ठीक है निखिल, फाइन, टोटली फाइन, इट्स ओके। या सो नेक्स्ट, ओके, हमने देखा सेक्शन 12 2 बताता था कंडीशन क्या है, 3 बताता था वारंटी क्या है। कंडीशन वारंटी का मतलब हम देख चुके हैं। कंडीशन के केस में अगर कंडीशन का ब्रीच हो जाता है तो हम क्या करते हैं? दो चीजें मांगते थे, क्या मांगते थे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन बोला? अच्छा, रेप्यूडिएशन एंड डैमेजेस। और अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाता था तो ओनली डैमेजेस। ठीक है, 12(4) क्या कहता था? ओके
हाँ, उसकी लास्ट लाइन जो इन्होंने बताई, आपने फर्स्ट बता दी, 2 लाइनें थी ना, आपने फर्स्ट बता दी, इन्होंने लास्ट बता दी। ठीक है प्रीति, इसको किसके साथ रीड करे थे 12/4 की लास्ट लाइन को? तेरा का तेरा का क्या कहना है? कंडीशन है आपकी मर्जी, अगर आपकी कंडीशन आप जो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर सकते, आप एक कंडीशन को एज अ वारंटी भी मान सकते हैं। आपने इससे पहले की लाइन बोली एग्जैक्टली कि ब्रीच ऑफ कंडीशन में आपके पास एक बिल पे छोड़ देगा राइट, वो रिपुडिएट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अच्छा हाँ, या फिर वो क्या करे कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले और डैमेजेस क्लेम। यार दूसरा वाला तो ठीक है, पहले वाला मुझे सैटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं मुझे तो पता ही है, मैं उनके मुंह से सुनना चाह रही हूँ मेरे को तो पता ही है, मैं उनके मुंह से वर्ड सुनना चाह रही थी एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसकी बिल पे है, ये बिल पे है कैसे, मतलब सेंस नहीं बना रहा ना यार, ये मजा नहीं आ रहा। ध्रुव क्या था पहली चीज, 2 ऑप्शन थे ना यार बंदे के पास, जब एक ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाता है 2 ऑप्शन बचते हैं, रादर 3 बचते हैं, चलो 3 लेकर चलो, है ना, 3 हुए मेन। क्या क्या ऑप्शन है, चलो सारे ध्रुव गिनाएंगे सबको। पहला ऑप्शन ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया है, मैंने बोला ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया है। 3 चीजें क्या कर सकता है इंसान, रेप्यूडिएट एंड डैमेजेस, वो तो एक ही साथ पढ़ लिया मैंने, रेप्यूडिएट एंड डैमेजेस। दूसरा बलकरण, दूसरा ऑप्शन है वह, पहला दूसरा दस्ता। सेकंड ऑप्शन है कि उन्हें वेव ऑफ करता, ही वांट्स नथिंग, लहंगा एक्सेप्ट ही कर लिया, पा लिया ना डैमेजेस मांगे ना कुछ। थर्ड ट्रीटमेंट इन एज अ वारंटी एंड सिर्फ डैमेजेस ले लिए, क्या है? I know, I'm not saying you were wrong, but you're not able to explain this to me. I'm a layman. And every person who's a layman would want to hear it in the easiest possible manner, कि उसको समझ आ जाए, है ना? So we have to do this in your interviews as well. Plain break it in as easy manner as possible. ठीक है? I am not going to interpret. Nobody is going to interpret things, right? यहाँ तक ठीक है? Okay. Can we move on? आंसर जवाब दिए बच्चों ने, ठीक दिए। अच्छा ठीक, उनका दिल भी रख लें। Collateral to main purpose, perfect. Ishita, only damages will pay in case of breach of warranty, perfect Ishita. Stipulation is collateral to main purpose, okay. आपने वारंटी के बारे में बताया, ठीक है। Either buyer can waive the condition or can treat condition as warranty, Ishita, perfect. To treat breach of condition as breach of warranty and claim damages, ठीक है प्राची, very good, all of you. Okay, चलो 13 के 2 पे आ जाए। 13 का 1 हमने बेयर रीडिंग कर ली थी क्या कल? पक्का? 2 की करनी है ना आज? आ जाओ। Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof. Simple. जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसको आधा आधा करा जा सकता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है यार, इस नॉन सेवरेबल है, ये नहीं है कि आधा एप्पल्स का आधा ऑरेंजेस का है। कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल अगर नहीं है और आपने उसका आधा हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या? The breach of any condition to be fulfilled by the seller can now only be treated as a breach of warranty. Simple. जब आपने, मैंने आपको भेज रहे थे 10 kgs 100 kg of apples, ठीक है, and you have accepted some of them, ठीक है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिए, चाहे पूरा लहंगा एक्सेप्ट कर लिया, चाहे 50 किलो सेब एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो आप कहोगे यार मैंने पूरे थोड़ी नहीं, आई वांट टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हो सकता। नाउ forcefully you will be forced rather to treat the breach of condition as a breach of warranty. Simple, ठीक है, and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated, unless, please underline, unless there is a term of the contract express or implied to that effect. अगर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसी बनी थी कि यार अगर आप आधे भेजता हूं सही आए तो एक्सेप्ट द रेस्ट, अदरवाइज रिटर्न द रेस्ट, रेप्यूडिएट द रेस्ट। आप देख लो, आधे भेज दूंगा अभी 50 किलो, सही लगे तो बाकी भेजूंगा, वरना आप मना कर देना। अगर टर्म ही ऐसी है
तो हो सकता है, जनरल रूल क्या है कि अगर नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो रिटर्न, तो रेप्यूडिएट नहीं होगा आधा हिस्सा, सिंपल। ठीक है, चलें आगे। कल डिक्टेशन लिखवाई थी क्या मैंने कुछ? 13(1) की लिखवाई थी? 13, अच्छा 13(1) तक की लिखवा दी है ना? ठीक है, 33 पे आ जाओ, पहले बेयर रीडिंग पे। Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला है, हुआ क्या, मैंने आपको बोला 29 को लहंगा मेरे घर डिलीवर करना है, और मैंने आपको बिना बताए एड्रेस चेंज कर लिया है। मैंने आपको बिना बताए एड्रेस चेंज कर लिया है। अब क्या आप डिलीवरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस जिसमें इम्पॉसिबिलिटी हो गया, या सपोजिबली सरकार ने उस चीज का सप्लाई ही बैन कर दिया है, पटाखों का सेल बैन हो गया है, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तब आपका ट्रीटमेंट बदल नहीं जाता है। ये कंडीशंस और वारंटीज को लेके आपका ट्रीटमेंट तब नहीं चेंज माना जाता है कि यार तो क्या हो गया, 10 दिन बंदे को घर ढूंढने में लग गए। तो गेट माई पॉइंट। इन्होंने ऐसा बोला है कि इन केस इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू परफॉर्म, एक पैराग्राफ लिखो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू आफ्टर दैट। 13(3) का एक पैराग्राफ लिख लो। Nothing in section 13 applies. Nothing in section 13 applies in a case where the seller has been excused from performing any term of the contract by law in terms of any rule, regulation or notification, or it has become impossible to perform the terms of the contract, or whereby because of the conduct of buyer it has become impossible for the seller to fulfill the terms of the contract, as decided between the parties. Example, a red sari was to be delivered at a particular place on a particular date, but the place, a red sari was to be delivered on a particular date at a particular place, but the place was changed at the last moment, because of which seller was not able to deliver
the product on time. Here, the buyer is responsible for, here, the buyer is responsible for the breach of condition and he has no option to treat the breach of condition as breach of warranty. एक बार पढ़ के देखो, ठीक है? चले आगे. एवरीवन, राजविंदर, अमन, पुनीत, संदीप, रेप्यूडिएट करने का भी नहीं है, दोनों राइट्स खत्म. यस, ठीक है. चल इसके आगे लास्ट लाइन लिखी लो. ऑल्सो ही हैज नो राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. ये लग जाए इम्पॉसिबिलिटी होगी ना, फिर वो इतने कवर हो जाना करना. ऑल्सो ही हैज नो राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. चलें आगे. प्लीज राइट. ओके, चलो बैरक पे आ जाओ. और क्या होगी है? राइट. यस 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 यस, सब कुछ कवर हो जाएगा, ऑनलाइन भी कवर, सब कुछ हो जाएगा इसमें कवर. ओके, आप देखिए एक बार. ओके, इम्प्लाइड कंडीशंस मैंने आपको बताया था, कहां दी गई हैं बताओ. 14A, 15 एंड 17. ठीक है. और इम्प्लाइड वारंटीज कहां पे दी गई हैं? एंड 14. परफेक्ट. तो पहले हम ये वाला सेट पढ़ेंगे. ये सेट हमें अब हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. वारंटी एक छुड़वाऊंगी अभी, क्योंकि पहले ये करना है खत्म. इम्प्लाइड वारंटीज यहाँ पे, इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे. यस, कुछ ऐसी हैं. हमने बोला ना एक्सप्रेस, कल मैंने बताया था क्लास में, एक्सप्रेस तो जैसे आपकी मर्जी, अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो तो ये तो है ही है, ये तो चुप बैठी है. ठीक है, साइलेंटली दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट. ठीक है, उसके ऊपर आप जो मर्जी बनाई जो, ऐसा था. ठीक है, ओके. सबसे पहले आप आ जाओ 14A पे. सबसे पहले 14A पे क्या आना है, पहले ये देखो. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, in a contract of sale, are such as to show a different intention. Please underline this. यार देखो, जनरल रूल, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तब ये है. अगर आपकी नीयत इससे उल्टी बात करने की है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो. देयर इज नो बार. इन्होंने बोला है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. unless the circumstances of a contract are such as to show a different intention. जब तक वो different intention show नहीं करते तब तक ये वाले रूल्स हैं जो हम आपको आगे बताने लगे हैं. जब आप कॉन्ट्रैक्ट में से उल्टी बात लिखते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ओवरराइड करेगा. जो एक्सप्रेस प्रोविजन है वही ओवरराइड करेगा इंप्लाइड को, हम जानते हैं. ठीक है, यहां तक ठीक है.
हम जैसे सपोजिवली एग्जांपल ले लो इस चीज का, हम जानते हैं कि जब भी आप किसी दुकान से कुछ खरीदते हो तो उन्होंने पीछे स्पेशल लिख के लगाया होता है कपड़े की कोई गारंटी नहीं है, कपड़े की कोई गारंटी नहीं है, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है। तो टेक्निकली आप देखो हमारे को इम्प्लाइड क्या है कि यार क्वालिटी अच्छी निकलेगी, जिस चीज के लिए कपड़ा पहनने के लिए लिया तो पहने लायक निकलेगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इम्प्लाइड मानी जाती हैं, ठीक है, अगर वैसी नहीं निकली तो आप दुकानदार के पास पहुंच जाते हो। इसीलिए उन्होंने उससे पल्ला छुड़ाने के लिए पीछे लिख के लगा दिया कि हम इसके लिए बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या कपड़े की गारंटी नहीं है, सीन सो मेनी एट सो मेनी प्लेसेस, ठीक है, नो गारंटी लिख के लगा दे, नो गारंटी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि यार अगर चीज खराब भी हो गई ना तो आप कहोगे यार सेक्शन 616 के हिसाब से कि यार ओके, होता क्या है सेक्शन 16 में बोल देगा एक चीज, लेट द बायर बी वेयर, यही कहता है, लेट द बायर बी वेयर। अगर आप इसे उल्टी बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, केवीएट एम्प्टर है ना, केवीएट एम्प्टर, ठीक है। आपको इसमें इतनी बात बताना चाहती हूँ कि ये जो हम पढ़ने वाले ना सारी चीजें इनसे उल्टी चीजें बनाई जा सकती हैं, दैट्स इट, मोर देन इनफ, ठीक है। ओके प्लीज मूव अहेड, आ जाओ 14A पे आओ। An implied condition on the part of the seller that in case of a sale he has a right to sell the goods and that in case of an agreement to sell he will have a right to, छोड़ो गोली मारो, बोर्ड पे आओ। हुआ क्या, इसमें ना दो टर्म्स अलग अलग यूज करी गई हैं, इन केस ऑफ सेल दिस, इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल दिस, ऐसे यूज करा गया 14A में। तो इन्होंने क्या बोला है हमें 14A में कि देखो जब मैं आपको चीज बेच रही हूं, सेल कर रही हूं, उसी टाइम सेल हो रही है, तो लास्ट लाइन क्या कहती है, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। हुआ आप देखो सेल के केस में उसके पास आज राइट होना चाहिए और अग्रीमेंट टू सेल के केस में उसके पास फ्यूचर में राइट होगा। हम अग्रीमेंट टू सेल तो उसका भी कहते थे टीवी जो बने नहीं है, करा था ना, तो जब टीवी बनेंगे ना तब मेरे पास राइट होगा, ठीक है। तो अग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या है, राइट मेरे पास आज है जब मैं चीज बेच रही हूं, ये इंप्लाइड चीज है। आप किसी को बताते थोड़े जब चीज बेचते हो कि मेरी है, डू यू से दैट कि मेरे पास राइट है बेचने का, दुकान पे जाते हो, डू यू आस्क द पर्सन कि आपके पास राइट है बेचने का, या वो आपको बताता है मेरे पास राइट है बेचने का, नहीं बताता। वो क्यों नहीं बताता, क्योंकि ये चीज इंप्लाइड है, हमारा लॉ कहता है कि जो बेच रहा है उसके पास राइट है और जो आपको बेचेगा उसके पास राइट होगा, बस is the implied condition which is underlining every contract of sale that you enter into, ठीक है, ओके। इसकी एग्जांपल आप सेल और अग्रीमेंट टू सेल की एग्जांपल लिखवाऊं क्या, काफी है, बाकी बता दो, लिखवा दूं क्या, बताओ, अग्रीमेंट टू सेल का लिखवा दूं, ठीक है लिख लो, अग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल लिख लो जो लिखना चाहते हैं। ये इसमें जो अग्रीमेंट टू सेल वर्ड यूज है उसको कैसे यूज करना, बेसिकली 14A टाइटल का ही, तो टाइटल से पंगा ले रहा है, ठीक है, प्लीज राइट डाउन। Agreement to sell can be in relation to, agreement to sell can be in relation to existing goods or future goods, existing goods or future goods, full stop। If B orders 500 TV sets, if B orders 500 TV sets from A and A is yet to order them from X, and A is yet to order them from X, here at the time of sale, here at the time of sale, the seller must be having the title, seller must be having the title,
एंड द टाइटल की जगह एक काम करो, टाइटल की जगह काट के राइट कर दो वर्ड, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ ऐसा बताना है, फिर आप मेरे से लड़ोगे कि ये क्या टाइटल वर्ड यहाँ पे क्यों लिखवा दिया। ठीक है, टाइटल को काट के राइट कर दो। ठीक है, राइट फुल स्टॉप, ही मे नॉट हैव दैट, he may not have that at the time of ATS। ठीक है, ओके, अब बात सुनो। अब आप 14A पढ़ रहे हो यार, 14A में ना को बार बार एक वर्ड दिख जा रहा है, राइट टू सेल द गुड्स। ये तो कहीं नहीं लिखा टाइटल होना चाहिए। हमने दुकान पे एक बंदा बिठा रखा होता है, टाइटल तो नहीं होता, ओनर तो कोई और है, पर वो बंदा बेच रहा है, he has a right to sell the goods। और बहुत बार क्या हुआ, एग्जांपल देती हूँ, जिसका हमने केस लॉ करना है वो पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, हुआ क्या, आई एम द ओनर, आई एम द ओनर मतलब आई हैव द टाइटल ऑफ अ गुड सपोजिबली एक्स, कोई भी गुड्स हैं एक्स जिनकी मेरे पास टाइटल है, मैं ओनर हूं। लेकिन मैं क्या करती हूं, मैं ना उन गुड्स पे ट्रेडमार्क यूज करती हूं एक बंदे वाई का, वो मेरा ट्रेडमार्क, मैं किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज कर रही हूँ, वाई का ट्रेडमार्क जो उसका ट्रेडमार्क है मैं वो यूज कर रही हूँ, कर लिया मैंने यूज। गुड्स किसके हैं, एक्स मेरे गुड्स हैं, है ना, मैं कौन हूं, श्रद्धा, मैं क्या कर रही हूँ, वाई के गुड्स, वाई ट्रेडमार्क यूज कर रही हूँ, समझ आई बात। टेक्निकली चाहे मैं ओनर हूं, चाहे गुड्स मेरे पास भी हैं, क्या मेरे को किसी के ट्रेडमार्क यूज करने के बाद वो गुड्स बेचने का राइट है, क्या राइट हो सकता है आप ओनर हो बट आपके पास राइट ना हो, एक एग्जांपल ये है। ठीक है, और एग्जांपल इसका कैसे हो जाएगा, ऐसी वाली गुड्स बेचने का राइट किसी के पास नहीं होगा, गुड्स तो उसके हैं ना, गुड्स इसके हैं। अभी एग्जाम्पल भी केस दूंगी इसका, एक मिनट बाद, एक लाइन और। ठीक है, ओके, यहाँ ये हो गया एग्जाम्पल कि जब हो सकता है टाइटल। अब आप देखो, मुझे समझ नहीं आते आप लोग लिखते क्यों नहीं हो, क्या लगता है सब याद रहेगा है, मतलब रियली एग्जाम्पल कैसे याद रह सकती हैं, नहीं आती हैं यार, अपनी भाषा में लिख लिया करो खुद को समझाने के लिए कुछ भी। नेक्स्ट, हुआ क्या, आई एम सपोजिबली द ओनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर, आई एम ओनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर, एंड चाहे मेरे पास टाइटल है बट सरकार ने क्या करा, सरकार ने शुगर को बना दिया कंट्रोल्ड कमोडिटी। अब चाहे मैं मालिक हूं, मैं फिर भी नहीं बेच पा रही, बिकॉज राइट छीन लिया गया है, टाइटल है बट राइट नहीं है। तो हमारे को क्या चाहिए, राइट। हम इम्प्लाइडली क्या बिलीव करते हैं कि आपके पास राइट है। अगर ये बंदा या ये बंदा सामान बेचता है तो क्या वो डिफेंस ले सकता है, आई एम द ओनर, नहीं ले सकता, क्योंकि राइट चाहिए, राइट है, बात खत्म। नॉन ओनर भी राइट ले सकता, नॉन ओनर के पास राइट हो सकता है और हो सकता है ओनर के पास ना हो, वर्क्स वाइस वर्सा। ठीक है एवरीवन, कैन वी मूव अहेड एवरीवन। ठीक है, प्लीज राइट डाउन एन इंपॉर्टेंट केस नाउ, एजेंट वाला, एनी एजेंट। ठीक है, निब ओके, इट इज निबलेट वर्सेस कन्फेक्शनर मटेरियल कंपनी, निबलेट वर्सेस confectioner material company, this is 1921।
Please write down. The seller agreed. Company. सेलर अग्री. अब पेपर में क्वेश्चन पता क्या आते हैं प्री में, ये वाले सारे केस लॉज हम पढ़ेंगे ना. एक्चुअली केस लॉज बहुत ही अजीब अजीब नाम के हैं यहाँ पे, है तो छोटे छोटे नाम है बट सारे इंग्लिश नेम्स हैं. ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे पढ़ते हैं सारा, मोस्ट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश केसेस. ठीक है, बहुत सारे रूल्स इंग्लिश केसेस से ही डिराइव हो रहे हैं और ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही था, तो इसमें कौन सा कुछ अलग मिलने वाला है हमें खास. ठीक है, तो टेक्निकली पॉइंट ये आ जाता है, इनका नाम टेक्निकल तो क्या है, जैसे कि अजीब से नाम है निब्लेटेरम, है ना, इंग्लिश नेम्स है, तो उनको याद रखना पड़ेगा, रोट लर्निंग करनी पड़ेगी. वाई? बिकॉज प्री में बहुत सारे केसेस पूछे जाते हैं. मेंस में भी क्वेश्चन इस केस की इलस्ट्रेशन आ जाएगी और बताया जाएगा एक्सप्लेन एंड गिव केस इफ देयर इज एनी, ऐसे करके. जैसे मैंने आपको कल हॉर्स वाले केस का लास्ट में लाइन लिखवाई थी. हॉर्स वाले केस में एल्फिक वर्सेस बार्न्स में पूछ लिया जा रहा है इफ गिव द केस नेम इफ देयर इज एनी. तो ऑब्वियसली जब आपको केस का नाम पता है, हाउ मच एक्स्ट्रा एज इज दैट गोइंग टू गिव टू योर आंसर, ऑब्वियसली, है ना, दैट इज गिव यू गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एज कि आपको एग्जैक्टली वो केस भी पता है. ठीक है, तो मेंस में भी काम आता है, प्री में भी कैसे काम आते हैं. प्री में आपको पूछ लिया जाता है, जैसे अभी आपको एक केमिस्ट वाला केस कराऊंगी. ठीक है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट एक केस आएगा सेक्शन 16 का, कम से कम भी मैं 100 बार तो देख ही चुकी हूँ, है ना, प्री में भी मेंस में भी. कुछ केसेस ऐसे हैं इसमें जिनको आपको रोट लर्न करना ही पड़ेगा. ठीक है, जैसे मर्जी करके. तो आप निबलेट वाला केस ऐसे याद रखिए कि आगे एक चीज आने वाली है, उससे कुछ मतलब, जैसे मैंने अपने मन को समझाने के लिए कोई कहानी बनानी होती है, सीधी सी बात है, कोई कोड वर्ड से बनाने होते हैं अपने मन को समझाने के लिए. जैसे केस आएगा आगे विप वाला, विप वर्ड यूज था उस केस में. अब मेरे को याद ही नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने आप को समझाया कि यार ये ना रीपिंग मशीन वाला केस था. रीपिंग मशीन वाला केस था, तो रिप विप मैंने खुद को ऐसे याद रखा हुआ है, मेरे को जिंदगी में नहीं भूलता, रिप विप याद रहता है. ठीक है, कि रीपिंग मशीन वाला जब मेरे को वर्ड दिख जाएगा ना, तो उसमें पक्का मैं विप वाला केस ही बता के आऊंगी, वॉर्ले वर्सेस विप. तो आई थिंक दिस इज व्हाट वर्क फॉर मी. आप अपने मन को समझाने के लिए कोई भी बेवकूफ जैसी कहानी बना सकते हैं. ठीक है, ओके. Seller agreed to provide buyer with the condensed milk. Seller agreed to provide buyer with the condensed milk. Full stop. Seller had ownership, but he used. Seller had ownership, but he used trade name, but he used the trade name of some other person, and the trade name was this Nestle brand. Nestle. Full stop. Buyer accepted the goods. Buyer accepted the goods, but later the customs directed the buyer, to remove the label name. Stop. Buyer had to sell milk without any label. Because of which he suffered losses. This is breach of a condition. Here, but here कर देना. But here, the buyer cannot repudiate. Because the stage of repudiation has already passed. And now he can only claim damages. This will remain a condition only.
अब सुनो मेरी बात एवरीवन। हुआ क्या, एक बंदे ने कंडेंस मिल्क खरीदा, ठीक है। अब जिसने कंडेंस मिल्क बेचा था ना, उसने क्या कर रखा था, इस ब्रांड का लोगो लगा रखा था, उसका था ही नहीं, किसी और का ट्रेडमार्क इन्फ्लुएंस कर रखा था, ठीक है। अब मैं आपको कंडेंस मिल्क के डिब्बे बेच रही हूँ, आप उसे खरीद रहे हो, आपने फर्दर सेल करने हैं, बट मैंने किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्लुएंस कर रखा है, क्योंकि सामान अब आपको जा चुका है, आपके पास कस्टम्स वाले रेड मारते हैं, आपका लोगो रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। लेबल नेम यूज करने से आपको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, बिना लेबल नेम के आपको सामान बेचना पड़ता है, बिना लेबल नेम के सामान बिकता है तो कम रेट में बिकता है, ठीक है, और घाटा हो जाता है, ठीक है। अब आप कहते हो यार हमें तो अभी तो हमने क्या पढ़ा कि जिसके पास राइट नहीं है, ये वाला एग्जांपल, जिसके पास राइट नहीं है वो चीज बेच नहीं सकता, ये तो इम्प्लाइड है कि आपके पास राइट है बेचने का। आपने मुझसे मेरे साथ धोखा किया कि श्रद्धा यू डिड हैव अ राइट टू यूज समवन एल्सेस ट्रेडमार्क एंड सेल द गुड्स, बट श्रद्धा तूने किसी का ट्रेडमार्क यूज करके मुझे गुड्स बेचे, तो टेक्निकली तेरे पास राइट नहीं था, और ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि श्रद्धा पास राइट होना चाहिए, तो मतलब तूने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया श्रद्धा, यही मतलब हुआ ना। टेक्निकली ब्रीच ऑफ कंडीशन कैसे हुआ, ये समझ आया, समझ आया संदीप, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब पॉइंट क्या आ गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में तो दो चीजें होती है, रेप्यूटेशन एंड डैमेजेस, है ना, दोनों चीजें होती है, रेप्यूटेशन एंड डैमेजेस। बट इस केस में क्या हुआ, स्टेज, जिस स्टेज पे रिटर्न रेप्यूटेशन हो सकती है वो स्टेज तो पास हो गई, मैंने तो आगे बेच दी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है अब, ठीक है। या वो स्टेज जब पास हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि चाहते हुए ना चाहते हुए आपने क्या कर दिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है रैटिफाई। रैटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि अब देयर इज नो गोइंग बैक। जब आप एसआरए भी पढ़ते हो तो वहां पे भी यू विल फाइंड आउट यार एक बार रैटिफाई करा लिया फिर आप प्रिसिशन के लिए थोड़े जाते हो, आपको कोर्ट रिसिशन रिसाइंड करने से, रेप्यूडिएट करने से मना कर देता है जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट रैटिफाई हो गया है। याद आया कुछ, सेक्शन 27 एसआरए, ठीक है। तो टेक्निकली ना चाहते हुए भी यार हमने परफॉर्म तो कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, और एक बार परफॉर्मेंस हो जाती है तो आपको जबरदस्ती उसे ट्रीट करना पड़ेगा वारंटी की तरह, क्योंकि वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है। It is forcefully being treated. We have to treat it anyhow now a warranty, and in case of warranty, we can only claim damages. इस केस में आप damages मांग लोगे, that is it. कंडीशन ओनली, शक्ल तो मतलब कंडीशन वाली है ना यार, शक्ल तो वैसे भी कंडीशन की है, ट्रीटमेंट आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा वारंटी की तरह। एक लाइन लिखो उसके बाद, एक काम करो, एक इसके बाद छोड़ो और एक पैराग्राफ से लिख लो 2 लाइनें, इसको मेंस के क्वेश्चन की तरह में मार्क कर लेना, जो मैं पैराग्राफ लिखवाने लगी हूँ, पैराग्राफ नहीं 2 लाइनें लिखवाने लगी हूँ जो क्वेश्चन की फॉर्म में भी आती हैं मेंस में, ठीक है। अ कंडीशन इज कन्वर्टेड टू अ वारंटी, a condition is converted to a warranty only for remedial purposes, only for remedial purposes. Once a condition, always a condition, once a condition, always a condition, comma, whether or not the remedies are same, whether or not the remedies are same, ये लाइन लिख के नीचे दिया जाता है एक्सप्लेन, मींस का क्वेश्चन, समझ आई प्रीति, खत्म, कैन वी मूव अहेड नाउ। नहीं समझ आई, दोबारा, वारंटी चेंज नहीं ना होता, कल मैंने बताया, रीड करे थे, हाँ जी जी जी, हाँ जी 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 जी, हाँ जी, बस ये पूछना, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, ठीक है, चले आगे, कैन वी मूव अहेड एवरीवन। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि रेमेडीज दोनों की अलग है, लेकिन शक्ल उसकी नहीं बदलती, बस ये मतलब है इसका, कि एक बार जो कंडीशन की तरह पैदा हुई है ना चीज,
वो सारी जिंदगी कंडीशन ही रहती है। आप देखो ना, हम ट्रीटमेंट, हम मैंने कल क्या बताया था कि कंडीशन की शक्ल नहीं बदलनी। आपका नाम अनिकेता निकेती रहना है, ठीक है, आपके आपके प्रति मेरा बिहेवियर बदल सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, इट सेज कि यार कंडीशन इज ऑलवेज अ कमांड, कंडीशन ऑलवेज अ कंडीशन। चाहे उनकी रेमेडीज में फर्क है, चाहे आपको, आप दो चीजें मांग सकते थे कंडीशन ओके, वारंटी ओके, वारंटी की जब मैं आपको ट्रीट करूंगी जब आपको, तो आप एक चीज मांग पाओगे, वो है डैमेजेस। दिस इज व्हाट इट सेज, ठीक है। कैन वी मूव अहेड एवरीवन? चले पक्का? ओके, आ जाइए, एक केस लॉ लिख लीजिए। और रॉलैंड वर्सेस रॉलैंड वर्सेस डिवॉल्व 1923। Seller sold the car to the buyer. Seller sold the car to the buyer. But the car did not belong to him. ऐसे मत करो, रुको रुको। But he had, please. But he had no right to sell that car. But he had no right to sell that car. Stop. After 2-3 months, buyer had to return the car to the true owner. Buyer had to return the car to the true owner. And buyer suffered losses. And the buyer suffered losses. This is a breach of condition. This is a breach of condition. एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, है ना? This is a breach of condition, लिख लो फिर। क्या वो रेप्यूडिएट कर सकता है? रेप्यूडिएट कैसे करेगा? स्टेज तो निकल गई, रेक्टिफाई कर लिया था आपने, गाड़ी ले ली थी, चला भी लिए 3 महीने, ठीक है। ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम, लेकिन इस डैमेजेस में क्या मांगा जाएगा? गाड़ी की कॉस्ट भी। मैंने ये तो बोला नहीं हो सकती। ट्रू ओनर को दी है, देखो इधर आओ। मैंने गाड़ी बेची आपको, आपको लगा मेरे पास राइट है, आपने खरीद ली, लेकिन तीसरा बंदा, वो गाड़ी थी यानी कहता से लेने आ गया, आपने गाड़ी उसको बेची, 3 महीने चला के बेची है, ठीक है। तो अब आप मुझसे कहोगे कि मैंने जैसा कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया था, सेल तो हो गई थी, अब क्या? यू कांट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएशन होता है आइडर परफॉर्म इट, और देखो ना, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, आपके पास दो चॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपके पास दो चॉइसेस रहती हैं, आई और टू परफॉर्म इट। Now you have performed it already. You have taken the car. You have ratified it now. ना? You did not know what was happening. अगर वैसी स्टेज होती तो आपने पकड़ी, you realized स्टेज 3 महीने गाड़ी चलाई ना होती, then immediately there would have been reputation that I'm not accepting it, take back. हम मानते हैं as soon as you drive the car, rectification has been done, and as soon as rectification has been done, the stage of repudiation has passed. Yes. राइटफुल परचेजर कौन? आप राइटफुल परचेजर थे, बट आपके यहाँ से गाड़ी चली गई, ठीक है, ये ले गया सपोजिटली, ठीक है। रेप्यूटेशन तब होती ना जब आप मेरे से ही ना लेते, रेप्यूटेशन तो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ था ना, तो रेप्यूटेशन तो वो थी कॉन्ट्रैक्ट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की रेप्यूटेशन, दैट यू आर नॉट टेकिंग इट फ्रॉम मी, you deny taking it from me is the repudiation, but a third party takes it away from you, how is it that repudiation? मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट की रेप्यूटेशन इसके साथ कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना, ठीक है। एवरीवन एल्स, ठीक है। तो टेक्निकली इस केस में भी, क्योंकि आप 3 महीने गाड़ी चला चुके हो, आप डैमेजेस मांगोगे। डैमेजेस में क्या मांगोगे? गाड़ी का रेट भी, जितने पैसे दिए थे, और साथ में जितना मेरा सिरदर्दी हुई, मेरे साथ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, वो सब भी डैमेजेस की फॉर्म में सब कुछ आएगा। प्लीज एवरीवन, लिख लिया? चलें आगे। ओके, सेकंड इंप्लाइड कंडीशन पे आ जाओ, जो सेक्शन 15 में दी गई है। अब इसके बाद एक बार के लिए अपने क्लॉज ए पढ़ लो फटाफट।
15 पे चले, आ जाओ। Sale by description. Where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description, and if the sale is by sample as well as by description, छोड़ दो, आ जाओ बोर्ड पे, एग्जांपल के बाद बैरक पे चल जाना, आ जाओ। मैं एक दुकान पे गई, मैंने दुकान पे जाके बोला प्लीज गिव मी बनारसी सिल्क साड़ी। मैंने दुकान पे जाके बोला प्लीज गिव मी बनारसी सिल्क साड़ी। हेडिंग क्या है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन ही है यार, बनारसी सिल्क साड़ी, कैलिफोर्निया आमंड्स, जम्मू राजमा, एनीथिंग लाइक दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने दे दी जाकर डिस्क्रिप्शन। सपोजिबली आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन फॉर बनारसी सिल्क साड़ी। अब हुआ क्या, दुकानदार को लगता है इसको पता कुछ नहीं है, वो आपको नॉर्मल सी साड़ी कोई भी निकाल के देते हैं, आपने उनको डिस्क्रिप्शन दी, दुकानदार ने, कपड़े वाले ने आपको कोई भी और साड़ी निकाल के दे दी, और आप घर ले जाते हो। घर जाके आपको गालियां पड़ती हैं कि ये तो बनारसी सिल्क साड़ी है ही नहीं। ठीक है, इस केस में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को, क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है? आप खुद खरीद के लाए हो, फिर भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, आपका प्रोडक्ट आपके डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करा, चाहे आपने खुद वहां पे, उसने आपको बोला ये वाली, मैंने बोला हाँ, गेट इट, लेकिन आपका प्रोडक्ट जब आपके डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता, हम मानते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। एक और चीज, इसका सेकंड पैराग्राफ देखना एक बार। एंड इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, हुआ क्या, आपको चाहिए 10 बनारसी सिल्क साड़ीज, 10 साड़ीज चाहिए, आपने जाके बोला शो मी अ सैंपल, मुझे ना एक सैंपल दिखा दो बनारसी सिल्क साड़ियों का। बहुत बार ऐसे होता है, हम एक सैंपल देख के चीज ऑर्डर कर देते हैं बल्क में, है ना, हमने एक सैंपल देखा, ठीक है, वो जो सैंपल था ना यार, वो बनारसी सिल्क नहीं था। सैंपल जो उसने दिखाया, उसने बोला कंफर्म कर दो देख के, यू लाइक इट, ने बोला हाँ इट वर्क्स, और उसने मेरे घर पे बंडल भेज दिया 10 साड़ियों का। घर पे साड़ी आई, बीवी से गालियां पड़ी कि दिस इज नॉट बनारसी सिल्क। नाउ व्हाट, अब वो आप गए हो वापस करने, वो बोलता है यार आपने सैंपल नहीं देखा था, सैंपल दिखा के बेची है मैंने। ठीक है, हाउ कैन यू कम बैक टू रिटर्न द साड़ी नाउ? पॉइंट ये है, जब सेल होती है, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से बड़ा कौन है, ये मतलब है इसका। सेकंड जो इसका पार्ट है, उसका मतलब ये है, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से सेल में भी डिस्क्रिप्शन बड़ा। अब इसके हिसाब से बैरक ट्रीट कर लेते हैं एक बार, आ जाए प्लीज। Where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. यहां तक ठीक है? आगे, and if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of the goods correspond with the sample if the goods do not also correspond with the description. Merely because goods are corresponding with the sample is not enough. ठीक है everyone? कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करने का और डैमेजेस भी मांगने का। मेरे पेट्रोल के पैसे भरी इतनी दूर आए मैं लेने। यस यस, रेटिफाई पहन के घूम ली थी तो पता थोड़ी लगा फिर आपको। अगर आपको पता नहीं लगा, यू हैव इम्प्लाइडली, व्हाट डू कॉल इट, यू हैव रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहते हैं, अननोइंगली। नाउ इन दैट केस यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, स्टेज ऑफ रिटर्न हैज पास्ड। वही डैमेजेस कभी नहीं पता लगा जिंदगी में, तो फिर केस कौन फाइल करेगा? फिर आपने पहन ली थी, अगर नहीं पहनी you can return it. Stage has not passed. We consider for sale of goods act, stage only passes when you ratify. ड्राइव कर ली लेके, if I bought the car,
नेक्स्ट डे गॉट टू नो ये पागल है यार, इसने एमी बेच दिया, पता है नहीं से, ये है नहीं हो, इसके पास राइट नहीं है. नाउ आई वांट टू रिटर्न इट. आई हैव नॉट रैटिफाइड इट, आई हैव नॉट ड्रोव द कार इवन वंस. ठीक है. इफ आई हैव यूज्ड दैट प्रोडक्ट टू सच एन एक्सटेंट, यूजेज इज बेसिकली रैटिफिकेशन फॉर दिस मैटर. बट आपको डैमेजेस मिलेंगे ना, पूरे के पूरे पैसे भी तो मिलेंगे. डैमेजेस में आपको पता है पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब पढ़ रहे हो ना, तो जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्शियस को डस्टबिन में डाल देना. क्योंकि आप पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप फिर भी करते रहोगे कि मैम ये तो गलत है. ठीक है. बहुत बहुत जगह आपको प्री में ना एक क्वेश्चन भी देखा था मैंने. एक जगह क्वेश्चन पता क्या था कि इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, ऐसे करके, एंड द आंसर वाज नो. ठीक है. इक्विटी के प्रिंसिपल्स को इग्नोर करा जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पर्पस के लिए, बिकॉज हम इसको प्रैक्टिकलिटी के बेसिस में मानते हैं. यार प्रैक्टिकली क्या होगा, चाहे जस्टिस कुछ भी कहे, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए उसके बेसिस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया. ठीक है. आपके पास रेटिफाई करने का कि आप पहन लो साड़ी. रेक्टिव, सॉरी तो शुरू से बोलो. हाँ कोई बात नहीं. हाँ जी जी. राइट. हाँ तो ऐसा मैंने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट बिल्कुल ही अगेंस्ट बना है. सम प्रिंसिपल्स आर नॉट गोइंग टू अलाइन टू योर कॉन्शियंस. दिस इज व्हाट आई मीन, दैट सम प्रिंसिपल्स आर नेवर गोइंग टू अलाइन टू योर कॉन्शियंस यार. ठीक है. हमें चीजें, कुछ चीजें ऐसी लगेंगी यार कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, कहां लिखा गया है कि अगर गाड़ी 2 दिन चला ली तो वापस नहीं हो सकती. गेट माई पॉइंट. अगर गाड़ी 2 दिन चला ली तो वापस नहीं हो सकती, ये कहीं नहीं लिखा गया, बट हमने इसे प्रिंसिपल बना दिया अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन. ठीक है. अब बोलो प्रीति, सवाल पूछो ना. अगर पहन ली तो जी, उससे पहले हो सकती है. डैमेजेस में वो जितने मांगेगा, जितने बनते हुए उतने मिल जाएंगे. हाँ, जितना रीजनेबल हुआ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. हर कॉन्ट्रैक्ट में वेरी करेंगे कितने डैमेजेस आपको मिलने वाले हैं. ठीक है. ठीक है एवरीवन, पक्का चलें आगे. ओके. साड़ी होगा, सूट, अच्छा ठीक है. नहीं. हाँ ठीक है. रैटिफिकेशन नहीं हो गई. हाँ जी हाँ जी. प्रोडक्ट ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया. ठीक है. किसी भी फॉर्म में फॉर्म चेंज कर लिया. यस. ठीक है. यू विल बी फोर्स्ड टू क्लेम डैमेजेस नाउ. यस. जी. थान. तो दुकानदार बोलता है कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगा ना कुछ, आप कुछ और ले लो इसी के बदले. वो नहीं करते थोड़ा यार. ये तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे फिट कर पा रही हूँ मैं ये केस कि पैसे कुछ और ले लो, ये सब यहाँ पे नहीं फिट कर पा रही हूँ यार मैं बिल्कुल भी. कैसे फिट करूँ कि नवा कॉन्ट्रैक्ट बनाता दूसरी चीज ले लो. लेकिन वो तो आई थिंक ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द शॉप्स में, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन. आई थिंक पीछे लिख के हमेशा लगा रखा होगा कि नो रिटर्न ओनली एक्सचेंज. ठीक है. नो रिटर्न ओनली एक्सचेंज लिख रखा है, तो क्या पढ़ा है हमने कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कोई भी डिसाइड करी जा सकती है यार. बात वहीं पे खत्म नहीं हो गई. जितना मैं आपको क्वेश्चन समझ पाई हूँ उस हिसाब से तो बेस्ट सूटेड आंसर. राइट. राइट.
राइट, फैक्चुअल है, वेरी फैक्चुअल, यू आर राइट, वेरी वेरी फैक्चुअल इट इज। ठीक है, कि क्या कपड़ा आपने 1 मीटर कटवाया था जो कहीं नहीं कोई खरीदेगा ही नहीं 1 मीटर दोबारा, गेट इट। कई बार थान में से हमने 1 मीटर कपड़ा कटवा लिया, सिर्फ हमारे को वो हैंकी बनाने थे, ठीक है। अब वो कोई नहीं लेता 1 मीटर कपड़ा, उसने बोला कि यार 1 मीटर कटवाया था, ये तो वापस नहीं होगा, मेरा वेस्ट है, ठीक है। आपने देख के कटवाया, आपने पसंद करा, तो हम क्या है रेटिफिकेशन मान लें, इस केस में यहाँ पे भी रेटिफिकेशन मानेगी, डैमेजेस ले लो। यू गेट माई पॉइंट, it will totally depend on the facts and circumstances of every case, ज्यादा दिमाग मत लगाना। एक मिनट, सेलर के फेवर में रजे कैसे नहीं हुआ प्रीति, क्योंकि डैमेजेस में सारे मैंने मांग लेने पैसे है। इन रियलिटी तो पूरा लॉ भी फॉलो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चले आगे, पक्का। कैसे डिस्क्रिप्शन जी, नहीं नहीं, हाँ मैंने ये एग्जांपल दिया था कि डिलीवरेबल स्टेट वाला एग्जांपल, वो बोल रहे हो ना कि चेयर आपको पसंद आई, बट आपने बोला मेरे को तो ब्राउन कलर में चाहिए कलर, आपने बोला ठीक है मैं पेंट करा दूंगा, मैंने बोला मैं करा दूंगी पेंट, ले जाना, ठीक है, 3 दिन बाद आपको डिलीवरी हो जाएगी। हाँ जी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आपकी अगर कंडीशन थी कि एग्जैक्टली कलर आपने तभी चेंज कराया था क्योंकि मेरे दीवार से मैच कर रहा था, देन यस, यस, ठीक है। कैन वी मूव अहेड नाउ एवरीवन, पक्का? थैंक यू, आ जाओ, ज्यादा हाँ बिल्कुल, सेक्शन 16 पे आ जाओ। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सेक्शन 16 जो है ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिस प्रिंसिपल का नाम है केविएट एम्प्टर। इसका मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर, ठीक है। अब वो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये वर्ड होता है, एक वर्ड होता है केविएट वेंडिटर, एक ये वर्ड होता है, ठीक है। दोनों वर्ड पेपर में आते हैं प्री में, दिस इज लेट द बायर बी वेयर, दिस इज लेट द सेलर बी वेयर, ठीक है। वेंडर क्या होता है? सेलर, वेंडर से ऐसे याद रखना, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली आता है मेंस में कि यार कैन दिस रूल ऑफ केविएट एम्प्टर बी कन्वर्टेड इनटू केविएट वेंडिटर, इफ यस व्हेन, ऐसे करके, कैन द रूल ऑफ केविएट एम्प्टर बी कन्वर्टेड टू केविएट वेंडिटर, इफ यस हाउ एंड व्हेन। सवाल समझ आया कि क्या हम यहाँ पे हम सेलर को बायर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ऐसा कभी होता है कि सेलर जिम्मेदार हो जाए? मैंने बोला होता है अगर, तो कहाँ होता है वो बताया गया सेक्शन 16 में। कैन वी रीड सेक्शन 16 फॉर वंस? मैंने आपको 15 की वैसे डिक्टेशन देनी है, काम करो 15 की लिख लो पहले कुछ, पहले 14A के बारे में ना एक और पैराग्राफ लिख लो, उसके बाद 15 की डिक्टेशन लिखना। 14A के बारे में एक और छोटा सा पैराग्राफ, 16 तो 2 दिन लग जाएंगे, 1.5 दिन, इसीलिए लिख लो। 15 तक खत्म कर दो ताकि हम 16 आराम से करते रहें, ठीक है एवरीवन? ठीक है पुनीत, ठीक है। 14A की एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लो। इन अ कोर्ट ऑफ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, in a contract of sale, comma, unless the parties agree otherwise, unless the parties agree otherwise, comma, there is an implied condition, there is an implied condition on the part of the seller that he has a perfect title, that he has a perfect title at the time of, at the time of sale of goods, of want of title to the goods
want of title to the goods is not the only factor. Is not the only factor because of which a seller may not have seller may not have the right to sell the goods. Right to sell the goods, full stop. If the seller can be stopped, by the process of law from selling his goods, then in that case also he has no right to sell the goods. Please move to section 15. The term sale of goods by description, the term sale of goods by description must apply to all cases where the purchaser has not seen the goods but is relying on description alone, or in case he has seen the goods, comma, corresponding to a given description, or there is a deviation, DEVIATION, there is a deviation in sample of the goods, from the description given, which is not apparent. Section 15 applies to future as well as existing goods. Please underline this. Section 15 applies to future as well as existing goods. नेक्स्ट पैराग्राफ बना लो केस लॉ के साथ. हाँ जी. आप देखो अगर उसे दिख जाती डिविएशन कि ये बनारसी सिल्क साड़ी नहीं है तो वो लेता ना. तो ऐसी डिस्क्रिप्शन जो अपरेंट नहीं है नहीं फिर भी करता ना. समझी नहीं मैं बात आपका सवाल. उन्होंने बोला ऐसी डिविएशन है सैंपल से. आई विल रीड द लाइन एग्जैक्टली. कौन सी लाइन है बताना एक बार. बट or he has seen the goods okay, or in case he has seen the goods corresponding to a given description, or there is a deviation in sample of the goods from the description given which is not apparent. ठीक है. There is a description, there is a deviation in sample of the goods from the description. बनारसी नहीं दिखाई ना. हाँ मैंने आपसे हाँ जी.
हम्म हाँ हाँ रेप्यूटेशन का राइट्स है उसके पास. Which is not apparent. I think. Okay. पुदीना. हम्म हम्म आई एम ट्राइंग टू जॉइन द डॉट्स कि इसमें एपरेंट जो है वो किस एंगल से यूज हो रहा है, क्योंकि अगर बंदे को नॉलेज ही नहीं है उसने जाकर सिर्फ डिस्क्रिप्शन दी है. आई विल चेक इट वंस. ठीक है, आई विल चेक इट वंस कि ये किस एंगल से यूज किया गया वर्ड है. ठीक है, आई चेक इट टुडे कि ये एंगल कौन से एंगल से नॉट एपरेंट वर्ड यूज किया गया. केस लो लिख लो, वॉर्ले वर्सेस विप. वॉर्ले वर्सेस विप 1900. और इसको प्री के लिए मेंस के लिए दोनों के लिए मार्क कर लेना. 1900. The seller tried to sell. The seller tried to sell a reaping machine. REAPING. A reaping machine. ब्रैकेट में लिखना सेकेंड हैंड. To a buyer. To a buyer. Full stop. Seller descripted it to be. Seller descripted it to be just like a new machine which has only cut 50 to 60 acres. Which has only cut 50 to 60 acres. Stop. Full stop. And the condition is perfect. And the condition is perfect. When buyer gets the machine, he realizes that it was very old and it did not match the description. So buyer had a right to reject it. And can claim damages. Any confusion? Had just received it. Person just received the machine, right? यहाँ पे फैक्ट्स क्या थे इस केस के? इसके केस के फैक्ट्स थे that I promised that I'm going to sell a machine which looks brand new. ठीक है? But when I received the machine, it looked old. I can decline the contract there and then. I can repudiate the contract there and then because the promise was of a machine which is very new, जो 50 एकड़ कटे बस इसने. ठीक है? आपको अच्छा देख के पता लग रहा है, चला के कैसे पता लगेगा 50 से ज्यादा काटे होंगे? In this case, the condition was promised as new, but the condition didn't turn out to be new. Exact, anything like that, it was evident. ठीक है? Okay. So
कल एक और केस कर लेंगे, वॉलिस वर्सेस प्रैट, सेम चीज के ऊपर, एंड देन विल मूव टू सेक्शन नंबर 16. ऑल राइट एवरीवन? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. फैमिली को कॉल नहीं करना.